Hello friends, welcome to our channel Study Addicted. This is a lecture series of Indian Polity from M लक्ष्मीकांत और ये जो है MCQ टेस्ट सीरीज है. सो फार 7 चैप्टर जो है हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं और उनसे रिलेटेड ये मैं इसमें जो है क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में जो है आपको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े. और ये टेस्ट सीरीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एज वेल एज एनी अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस. सो फार 90 क्वेश्चन जो हम जो डिस्कस कर चुके हैं. 91st क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं. ये जो है यूपीएससी एनडीए 2009 में जो है पूछा गया था. 2 बार ये होता है तो दूसरा जो एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था. और ये जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहता है ये स्टेटमेंट इसमें रहती है. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहती है कि अ पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जो कि पैदा होता है आपके ऑन 26 जनवरी 1951 इन रंगून. तो रंगून आपको ये पता होना चाहिए जो है म्यांमार में लोकेटेड है और रंगून में जो है बहादुर शाह जफर की आपको जो है टॉम भी मिलती है. बहादुर शाह जफर जो है 1857 के जो हमारा जो क्रांति हुई थी, जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद ही वो जो है म्यांमार जो है भाग गए थे. तो इसमें ये बोला गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1951 को जो है रंगून में पैदा होता है और जिसके फादर जो है सिटीजन होते हैं इंडिया के बाई बर्थ, और इसके फादर जो है बाई बर्थ जो है इंडिया के जो सिटीजन है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, इसको जो है समझा जाएगा इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट. आप ध्यान रखें डिसेंट ये जो टर्म ये यूज होती है अगर कोई जो है फॉरेन में जो है कोई व्यक्ति जो पैदा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, और बाय बर्थ हम यूज करेंगे जब कोई पर्सन जो हमारी कंट्री में जो पैदा होता है. इन डिटेल आप मेरी सिटीजनशिप वाला जो है लेक्चर जो है देख सकते हैं. उसमें हमने ये जो है काफी डीपली हमने जो इसको जो है डिस्कस किया हुआ है. हमारा जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एट द कमेंसमेंट जब हुई हमारे संविधान की 26 जनवरी 1951 तो उस टाइम कौन से सिटीजन जो होंगे उससे रिलेटेड जो प्रोविजन जो है उसमें जो दिए गए हैं. बाद में जो ये जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है भी किनको सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी है जो है पार्लियामेंट के ऊपर जो है इसको जो छोड़ा हुआ है. इसलिए पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉ जो है लाती रहती है. इसी प्रकार नया हमारा भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी आया था. तो ये जो प्रोविजन है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का जो एक्ट है उसमें ये 3 प्रोविजन दिए गए हैं. उसमें एक दिया गया बाय बर्थ यानी कोई इंडिया में पैदा होता है, उसके बाद बाय डिसेंट है और एक बाय रजिस्ट्रेशन है. तो अगर बाय बर्थ का अगर हम कंसेप्ट देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बोला जाता है भी ऐसा व्यक्ति जो कि पैदा होता है ऑन 1 जुलाई 1988 इन ईटानगर. तो ईटानगर जो है कैपिटल रहती है अरुणाचल प्रदेश की. तो इसमें ये बोला गया कि हुज मदर इज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ बट द फादर वाज नॉट इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का जो है अच्छे से जो नॉलेज होना चाहिए. इसमें फर्स्ट जो चीज रहती है हमारे पास वो रहती है बाय बर्थ. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है सबसे हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं बर्थ वाली स्टेटमेंट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की क्या बोलती है. तो देखिए बर्थ वाली स्टेटमेंट में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो है इन्होंने आपने ये डेट्स याद रखनी है 26 जनवरी 1950 टू 1 जुलाई 1987. तो बाय बर्थ में फर्स्ट चीज ये बोलती है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जो है भारत में जो है पैदा होता है तो उसको जो है नेशनलिटी मिल जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स. यानी कि इसके पेरेंट्स की जो मर्जी वो सिटीजनशिप हो, अगर कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में पैदा हुआ है तो उसको जो है भारत की नागरिकता जो है मिल जाएगी. अब जो सेकंड जो डेट आपने याद रखनी वो रखनी है आपने 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004. ये डेट्स आपको याद रखना पड़ेगी. तो इसमें ये रहता है कि पर्सन को तभी सिटीजनशिप तो मिलेगी अगर वो इंडिया में पैदा होता है जब उसके पेरेंट्स में से कोई एक जो है उसके बर्थ के टाइम जो है भारत के नागरिक हो, कोई एक. तो देखिए अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि इसकी मदर जो है सिटीजन है इंडिया की एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. देखिए 1 जुलाई 1988 जो हमारे इस सेकंड वाले स्टेटमेंट में आएगा. तो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो भारत में पैदा हुए हैं और उनके माँ बाप में से कोई एक, चाहे मदर है चाहे फादर है, अगर वो भारत के सिटीजन है तो उसको जो है भारत की नागरिकता जो है मिल जाएगी बाय बर्थ. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है ठीक हो जाएगी. तो 2 ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो गए. थर्ड स्टेटमेंट इसकी ऐसी ये बोलती है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भारत में पैदा होते हैं उनको भारत की सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब उनके जो है दोनों जो माँ बाप हैं वो जो है भारत के जो है सिटीजन हो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि
कोई भी जो फॉरेन डिप्लोमेट जो इंडिया में पोस्टेड, जैसे यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में या किसी अदर कंट्री के एम्बेसडर अगर इंडिया में जो है और उनके साथ ऐसी कोई कंडीशन होती है, उनके बच्चे इस टाइम पैदा होते हैं, तो उनके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होगी। और जो भी एनिमी एलियंस है, एनिमी एलियंस हम उनको बोल देते हैं, जिन कंट्रीज के साथ हमारा जो वार हुआ तो उस कंट्री के सिटीजन को जो है हम एनिमी एलियंस बोल सकते हैं। तो एनिमी एलियंस के ऊपर भी ये चीज लागू नहीं होगी, उनको इस तरीके से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दूसरी जो इसमें जो स्टेटमेंट रहती है वो रहती है बाय डिसेंट। डिसेंट होती है अगर फॉरेन में कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है उसके लिए, फॉरेन में कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए। बाय डिसेंट में ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एब्रोड में जो है पैदा होता है ऑन 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अप टू 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992, और अगर इसके फादर जो है इंडियन सिटीजन होंगे तो इसको जो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और कोई व्यक्ति जो 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004, बाकी डेट सेम है, 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो है भारत से बाहर किसी कंट्री में जो है पैदा होता है, लेकिन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स जो है अगर भारत के सिटीजन है तो इसको जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भी बच्चा जो है भारत के बाहर जो है पैदा हुआ है उसको इंडियन सिटीजनशिप जो है नहीं मिलेगी, चाहे उसके माँ बाप की जो है जो मर्जी जो है आपकी जो है सिटीजनशिप हो। ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ जो है बाई रजिस्ट्रेशन जो है सिटीजनशिप मिल सकती है, 1 साल तक रजिस्ट्रेशन इसमें जो चाहिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि अ पर्सन हु वाज बोर्न ऑन जनवरी 26 1951, तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा बस 26 जनवरी 1952 10 दिसंबर 1992 के बीच में। हुज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, और इनके फादर जो है सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो ऐसे बच्चे को भी जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है इंडियन सिटीजन जो है समझा जाएगा बाय डिसेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी जो है इसमें जो है ठीक हो जाएगी। तो इसमें वो जो स्टेटमेंट्स हमारी है जो ठीक हो जाती है। इन डिटेल जो है आप मेरे सिटीजनशिप वाले चैप्टर को जो एक बार जो है देख लीजिए। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 है उसका मेन जो बेसिक जो फीचर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 का, वो ये रहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं मुस्लिम्स को छोड़ के, जनरली माइनॉरिटीज जो होंगी आपकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, वो जनरली जो है हिंदू, बुद्ध या सिख्स या जैन वगैरह ये होंगे, मुस्लिम वहां पर मेजोरिटी में है। तो माइनॉरिटीज जो रहती हैं उनके लिए कट ऑफ डेट जो है 31 दिसंबर 2014 जो रखी गई है, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज जो हमारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया में आई हुई है उनको इसमें जो है सिटीजनशिप देने का जो प्रावधान जो है किया गया है बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है कंडीशन जो है सिटीजनशिप की रिलेटेड ही जो है क्वेश्चन रहता है। देखिए सिटीजनशिप के जो प्रोविजन है वो पार्ट 2 जो रहता है हमारे संविधान का, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, इसमें जो दिए गए हैं इन डिटेल हमने इनको ऑलरेडी अपने लेक्चर में जो डिस्कस कर लिया हुआ है। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो कंडीशन जो रहती है सिटीजनशिप की जो कि इंडिया में प्रोवाइडेड रहती है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है। वन शुड बी बोर्न इन इंडिया, आइदर हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया या हु हैज बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years। तो ये जो प्रोविजन है अगर आप ये आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें ये जो है प्रोविजन जो है ये तीनों के तीनों प्रोविजन जो है दिए गए हैं। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हमारी जो इसमें जो ठीक हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है जो सिटीजनशिप है, ये जो नागरिकता है इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ आपसे कि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हमारे यहाँ पर जो है सिंगल सिटीजनशिप है। क्यों हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो भारत के ही नागरिक हैं, हमारी स्टेट की कोई अलग से कोई सिटीजनशिप नहीं है। एक सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो हमने जो अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया हुआ है, ये जो हमने यूके से जो है ये कंसेप्ट जो है बोरो किया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से जो इसको जो बोरो किया हुआ है। अब इस सिटीजनशिप इस नागरिकता का मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, द राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शन। सफरेज का मतलब होता है कि हम जो है वोट डाल सकते हैं, जो मत देने का अधिकार है उसको सफरेज बोलते हैं, फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है सिटीजनशिप में आ जाती हैं। द राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी जो सिटीजनशिप के आधार पर होता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये सिटीजनशिप के मतलब में जो हमारे जो है आ जाएंगे। देखिए मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि कुछ एक फंडामेंटल राइट्स हमारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन को ही अवेलेबल है, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इनमें जो फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल्स के तहत दिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सिटीजन को ही अवेलेबल है, फॉरेनर्स को ही अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 15 में ये बोला जाता है कि किसी भी नागरिक के साथ जो है धर्म, जाति, रेस, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के आधार पर किसी भी प्रकार की जो है लिंग के आधार पर किसी प्रकार की जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आती है तो उसमें एक इक्वालिटी जो है समानता जिसमें रहती है। आर्टिकल 19 में
आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ और टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये 6 फंडामेंटल्स आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है, और माइनॉरिटी वर्ड्स कहीं भी संविधान में हमारे डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी कोई भी परिभाषा में संविधान में नहीं मिलती। और आर्टिकल 30 में रहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो ये फंडामेंटल राइट्स आपने ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सिटीजन को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स जो हमारी कंट्री में एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी जो फीचर है, कौन सी विशेषता है हमारे कंट्री में नागरिकता की जो कि सही है। तो ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन, मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, तो गलत हो जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट ऐसा भी नहीं है, किसी भी स्टेट की कोई सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री, ये बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल 9 क्लियरली ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वॉलंटरली किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को जो एक्वायर करता है, तो उसकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो जो है डीम टू बी कैंसल्ड, उसको जो है उसकी सिटीजनशिप जो है वहां से जो है खत्म हो जाएगी, अगर किसी भी फॉरेन कंट्री को जो सिटीजनशिप जो एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2015 में जो पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो करेक्ट रहती है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। पहली देखिए स्टेटमेंट दी गई है, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी पर्सन जो है सिटीजन नहीं समझा जाएगा इंडिया का, अगर वो जो है अंडर वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 के तहत जो भी सिटीजनशिप समझाते हैं उसमें उसको नहीं समझा जाएगा, अगर वो जो है वॉलंटरली जो है योर सी जो एक्वायर करते हैं सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। तो ये बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 9 क्लियरली ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है या इंडियन सिटीजन जो है वॉलंटरी किसी भी कंट्री की जो है सिटीजनशिप को जो एक्सेप्ट करता है, तो उसकी सिटीजनशिप जो इंडिया की जो है रद्द हो जाएगी, अबॉलिश हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देती है पार्लियामेंट इज पावर टू मेक एनी प्रोविजन रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप की एक्विजिशन और उसको रद्द करने से रिलेटेड जो है सारी की सारी पावर, उससे रिलेटेड कानून बनाने की पावर जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे संसद के पास है। जितने भी मैटर जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड रहते हैं, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। इट इज अंडर द आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखिए आपकी सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कानून, नागरिकता से रिलेटेड किसी प्रकार का कानून, उसमें संशोधन, उसमें एनी प्रोविजन उसमें ऐड करने का या उसका टर्मिनेशन करने का, एक्विजिशन करने का, सारे के सारे मतलब लॉ बनाने का सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के पास रहता है अंडर दी आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट दिया गया है। आर्टिकल 9 क्लियरली ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप जो एक्वायर करता है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप जो है कैंसिल समझी जाएगी, उसकी वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा गया है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म फेडरल का क्या मतलब है। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, फेडरल या फेडरलिज्म शब्द कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। आप एक बात ध्यान रखें, बजट ये जो वर्ड रहता है ये भी कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट वर्ड भी आपको कहीं पर भी संविधान में नहीं मिलेगा, फेडरल वर्ड भी आपको कहीं पर भी संविधान में नहीं मिलेगा। तो डज नॉट फिगर एनीवेयर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि इनमें से कौन से आर्टिकल्स के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, उनको हटाया नहीं जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो आप ध्यान रखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हमारे सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स को भी ये मिलते हैं, तो इनको जो है नेशनल इमरजेंसी या किसी प्रकार की स्थिति में हटाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी आपकी कन्विक्शन होती है उससे रिलेटेड कौन सी प्रोटेक्शन आपको दी है, इसमें ये डील करेंगे। और आर्टिकल 21 में जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड इसमें जो प्रोविजन रहते हैं, और काफी ज्यादा प्रोविजन जो आर्टिकल 21 में जो है इंक्लूड होते हैं। आज की डेट में राइट टू इंटरनेट एक्सेस जो रहता है, या राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है 9 जज बेंच की ये वर्डिक्ट थी। फिर फहीमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एज वेल एज सैबू मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रिसेंटली वर्डिक्ट दी गई है कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस भी जो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिए आप आर्टिकल 20 और 21 जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, ये देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 में पूछा गया था कि द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, यानी कि जो हमारा जो राष्ट्रीय जो झंडा है उसको अपने प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर जो है लहराने से रिलेटेड, फहराने से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, ये किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है। इसमें स्टेटमेंट्स थोड़ी ऊपर नीचे होगी, आप ऐसे ही मार्क कर लीजिए इनको, ए बी सी डी हमने डिस्कस करना है।
तो ये स्टेटमेंट बोलती है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी बोलेगी आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी बोलेगी आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी बोलेगी आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ध्यान रखें, ये नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, काफी इंपॉर्टेंट ये केस था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फ्लैग कोड जो हमारे बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए हर एक जो सिटीजन है उसके ये राइट रहते हैं कि वो जो है अपने प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर जो है राष्ट्रीय झंडे को जो है फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं। ये अंडर दी आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो दिया गया है। और फ्लैग कोड आप एक बार जरूर पढ़िए, उसमें सारी चीजें दी गई है, उसमें डायमेंशन क्या होगी हमारे राष्ट्रीय झंडे की, क्या क्या प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करने हैं जब आपने प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर झंडे को फहराना है, रिस्पेक्ट आपकी रहनी चाहिए, किसी प्रकार का डिसऑनर नेशनल फ्लैग को नहीं होना चाहिए, सारी चीजें उसमें दी गई है। तो ये नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आप ध्यान रखिए, और ध्यान रखिए कि आप अपनी प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर भी राष्ट्रीय झंडे को जो फहरा सकते हैं, ये जो आपको सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के तहत राइट मिलता है अंडर द आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप ध्यान रखें फ्लैग कोड में ये भी क्लियरली दिया गया है कि सबसे ऊपर जो हमारा केसरी रंग होगा, जो सतरंगी रंग होता है, केसरी रंग वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद जो व्हाइट कलर जो होता है वो होता है, और उसके बाद सबसे नीचे जो ग्रीन कलर हमारा जो है इसमें होता है। तो कभी भी आप झंडा फहराएं आपको ध्यान रखना कि सैफरन केसरी रंग जो ऑरेंज जैसा होता है वो सबसे टॉप में रहेगा, बीच में आपके व्हाइट रहेगा, और सबसे नीचे जो ग्रीन कलर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें पूछा गया कि जो प्रोविजन, जो प्रावधान जो रहते हैं रिजर्वेशन के, आरक्षण के, ओबीसी के लिए मेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दी विच आर्टिकल्स। देखिए सबसे पहली बात ऐसी है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बाय एलिमिनेशन भी जो आप इसको जो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 13 जो है बोलता है कि ऐसे लो जो कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन के अगेंस्ट होंगे तो उनको नल एंड वाइड जो समझा जाएगा, तो इसका कोई इसका साथ लेना देना नहीं। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो फर्स्ट तो पहले ही कट हो जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारी रिजर्वेशन या पब्लिक अपॉइंटमेंट या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये भी इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन जो है कास्ट, रिलीजन, प्लेस, सेक्स इस आधार पर नहीं की जा सकती है। और आर्टिकल 17 देखिए बोलता है वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 बोलता है वायलेशन ऑफ टाइटल्स। तो ये जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, सी ऑप्शन हमारे पास ऊपर जाएगा। आर्टिकल 15 फोर्थ और 16 फोर्थ में जो है ओबीसी से रिजर्वेशन से रिलेटेड जो है रखे गए हैं। देखिए आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी प्रकार का भेदभाव जो है रीजन, कास्ट, सेक्स इत्यादि के आधार पर नहीं हो सकता है। और आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए हमारी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो रिजर्वेशन इसलिए डाली गई है क्योंकि ये जो आर्टिकल 14 बोलता है ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन ये एक चीज ये भी बोलता है कि अनइक्वल को हम इक्वल कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी के पास फैसिलिटी ज्यादा है, कोई हमारी कम्युनिटी या समाज ऐसे है कि वो जो है हमारी मेन स्ट्रीम से काफी अलग रही है, जैसे हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या कुछ कम्युनिटीज हमारी रहती हैं वो मेन स्ट्रीम से काफी रही है, उनके पूर्वजों ने काफी ज्यादा अत्याचार जो हमारे सहन किए वो उस तरह से वो अपलिफ्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनसे रिलेटेड फिर जो है रिजर्वेशन के प्रोविजन हमारे रखेंगे, और ये जनरल रिजर्वेशन के प्रोविजन आपको आर्टिकल 15 और 16 में ही मिलते हैं। तो सी का जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि कौन से करेक्टली मैच है। तो देखिए इसमें बोला गया कि 1919 एक्ट बोलता है डायरकी का सेंटर, तो डायरकी एट सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 में बोला था। प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में डायरकी की बात की थी 1919 एक्ट ने। फिर 1935 एक्ट बोलता है बाइकैमरलिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। 1919 से ही हमारी कंट्री में बाइकैमरलिज्म जो बाइकैमरलिज्म का मतलब 2 हाउसेज, जैसे लोकसभा और राज्यसभा चलते हैं मतलब 2 हाउसेज होंगे। और 1853 एक्ट बोलता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऐसा भी नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है चार्टर एक्ट 1833 ने जो इस कंसेप्ट को ये ले आए थे। तो बचा हमारे पास 1861 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट रहता है हमारे पास, पोर्टफोलियो सिस्टम हमारी कंट्री में जो 1861 एक्ट ने जो है लाए होते। 1861 के मेन प्रोविजन हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसने जो है बिगिनिंग की थी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो है हमारे इंडियंस को जो इसने एसोसिएट किया था लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ, इसने जो एसोसिएट किया था हमारे इंडियंस को। इसी एक्ट के प्रोविजन के साथ 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग ने जो है राजा बनारस, महाराजा पटियाला और स्वाधीनकर राव को जो है नॉमिनेट किया था अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। दूसरा इसने स्टोर कर दी थी जो लेजिस्लेटिव पावर जो रहती थी बॉम्बे मद्रास की जो प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी जिनको डिप्राइव्ड किया गया था चार्टर 1833 के द्वारा, वो इसने जो स्टोर की थी। तीसरा इसने पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश करने की जो बात की थी, और इसने जो पावर दी थी हमारी कंट्री में ऑर्डिनेंस का कंसेप्ट भी वहीं से आता था। 1861 के एक्ट ने जो वाइसराय को पावर दी थी कि वो जो है ऑर्डिनेंस जो इशू कर सकते हैं। आपने एक बात ध्यान रखनी है, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नर अंडर द आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक किसी तरह से जो है यूजफुल वैल्यूएबल जो है वीडियोस लाते रहूं जो आपको एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, तो आप इस चैनल को जो है प्लीज जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हमें दूसरों की हेल्प भी जो है करनी चाहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।